मोड ऑफ एक्शन होता है वो एक ट्रांसलोकेशन के द्वारा होता है। नहीं है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? मतलब पढ़ा तो नहीं है, ये बात तो सिद्ध हो गई है तुम लोग के इस बात से कि तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, है ना। देखो, एक होता है मोड ऑफ एक्शन, है ना। मैम चलो, पर्टिकुलर प्रोसेस होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो। हाँ, मैकेनिज्म और ऑफ मोड एक्शन एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, ठीक है ना। मोड ऑफ और एक्शन में क्या होता है, इंटायर सीक्वेंस और इवेंट, है ना। जब उनने प्लांट में एंट्री करी, उससे लेके उनका लीथल इफेक्ट आया, है ना, वो सारी जो प्रोसेस इंक्लूड होती हैं उसे हम मोड ऑफ एक्शन बोलते हैं। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में कोई भी पर्टिकुलर बायोकेमिकल और फिजिकल रिएक्शन जो कि इनहिबिट हो रही है, जिसकी वजह से अल्टीमेट लीथल इफेक्ट आ रहा है, उसे हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। और थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर तुम लोग रिवाइज करते चलो, कुछ नहीं आ रहा तुम लोग से, सच में ये बोलना पड़ रहा है मुझे, बोलते हुए बड़ा बड़ा बुरा लग रहा है, पर मैं बोल देती हूँ कि नहीं आ रहा तुम लोग से, और तुम लोग के वैसे बहुत कम टाइम है। और कौन पूछ रहा था कल कि कितनी सीट है, तो आप लोग की 18 अप्रोक्स सीट है आईआरए के सब कैंपस में, हब जो है ना। और एटलीस्ट आप लोग ऐसा मान के चलो कि 25 और 23 के अप्रोक्स आपके आईआरए में सीट है, तो आप लोग सोच लेना अपना, है ना, कि कहाँ आपको पहुंचना है, पहले से अभी सोच लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, ठीक है ना। अभी तक हमने ये समझा था कि हमारा मोड ऑफ एक्शन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको कैसे मोड ऑफ एक्शन, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, किस केमिकल फैमिली में होती है और किस एक्टिव इंग्रेडिएंट उनके कौन कौन से हैं, उन्हें कैसे याद करना है ना। और याद करने के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि उनका कितना वेटेज होता है आपके जीआरएफ और एसआरएफ के एग्जाम में, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल डिवीजन इनहिबिटर्स। अब सेल डिवीजन इनहिबिटर्स का क्या मतलब है, कि मतलब ऐसे हम कौन कौन से हर्बिसाइड हैं, है ना, जो कि जब हम उनको अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो वो सेल डिवीजन को इनहिबिट करते हैं, जिसके कारण लीथल इफेक्ट आता है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे हर्बिसाइड होते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये तीन तरीके से इनहिबिट करते हैं। पहला होता है माइक्रोट्यूबुल असेंबली इनहिबिटर, जो सिर्फ माइक्रोट्यूबुल्स को इनहिबिट करते हैं। दूसरा होता है माइटोसिस, है ना। और तीसरा होता है सेल डिवीजन इनहिबिटर्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोट्यूबुल असेंबली इनहिबिटर्स के बारे में, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, आप इतने सामर्थ्य कि बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जिसमें से पेंडिमेथिलीन, है ना, ड्राइफ्लोरिलिन, है ना, फ्लूक्लोरिलिन का नाम बहुत अच्छे से याद कर लेना। ये क्या है, आपके माइक्रोट्यूबुल असेंबली इनहिबिटर है ना। और ये डाइनाइट्रो एनिलिन्स, ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन की जो फैमिली है, कौन सी है इनकी, डाइनाइट्रो एनिलिन्स फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा ये कैसे इनहिबिट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, बेसिक से समझते हैं। एक होता है अल्फा टुबलिन, ठीक है, एक होता है अल्फा टुबलिन और दूसरा होता है बीटा टुबलिन, ठीक है। जब ये दोनों ट्यूबलिन क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ ऐड होते हैं, ठीक है ना, या फिर इनका क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है ना, पॉलीमराइजेशन होता है। तो ये क्या करते हैं, एक अल्फा ट्यूबलिन, फिर दूसरा बीटा ट्यूबलिन, फिर एक अल्फा ट्यूबलिन, दूसरा बीटा ट्यूबलिन, फिर अल्फा, फिर बीटा, ऐसे कर करके एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं, ठीक है ना। एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं, इन्हीं लॉन्ग चेन को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, माइक्रोट्यूबुल्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम ये माइक्रोट्यूबुल्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, चलो ठीक है, ये माइक्रोट्यूबुल्स को इनहिबिट कर भी रहे हैं, तो हमारा क्या जाता है, हमें क्यों पढ़ना है इनको कि क्यों इनहिबिट कर रहे हैं, है ना। तो चलो हम बता देते हैं। आप सभी को पता है कि जब एक प्लांट की ग्रोथ होती है ना, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, सेल का डिवीजन। पता है आप लोगों को कि नहीं, कल भी बताया था मैंने, यस मैम। है ना। और सेल डिवीजन की जो प्रोसेस होती है, उसमें क्या होता है, एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। इस तरीके से वो कंटिन्यूअसली ब्रेक डाउन होती हैं और सेल जो हमारे प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ होती है। मान लो
कि कोई भी ऐसी प्रोसेस हो जिसकी वजह से सेल डिवीजन ना हो, है ना, तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट कहाँ पे पड़ गया, हमारे प्लांट की ग्रोथ पे पड़ गया। इसीलिए हमारा जो ध्यान है ना, वो हम माइक्रोट्यूबल्स पे पे कर रहे हैं, है ना, अदरवाइज हम भी बिल्कुल फ्री नहीं है, जैसे हर्बिसाइड फ्री है ना किसी को भी किल करने के लिए, हम बिल्कुल फ्री नहीं है, ठीक है ना। चलो हम आगे पढ़ते हैं। अब ये माइक्रोट्यूबल्स की बात तो हमने कर ली कि हाँ चलो ठीक है माइक्रोट्यूबल्स बन गए। हमने ये बात भी कर ली कि सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन के अफेक्ट करते हैं तो ग्रोथ अफेक्ट होती है, ठीक है ना। लेकिन माइक्रोट्यूबल्स और सेल डिवीजन का क्या रिलेशनशिप है, तो आप सभी को याद होगा कि जब मेटाफेज आती है, ठीक है ना, आप सभी ने देखा है ना, मेटाफेज में पढ़ा होगा आपने ब्रीडिंग, है ना, अपने सेकेंड ईयर में। तो इसमें क्या होता है कि मेटाफेज में जो ये क्रोमोसोम होते हैं ये सेंटर पे आ जाते हैं, याद है? यस मैम। है ना, ये सेंटर पे आ जाते हैं, और यहाँ पे ये जो सेंट्रोपोल्स होते हैं, ठीक है ना, इनसे ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं, ठीक है, याद है, ये स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं दोनों साइड से, ठीक है ना। डायग्राम आप लोग खुद इमेजिन कर लेना, ठीक है। फिर क्या होता है, ये स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, इन क्रोमोसोम को अपने साइड खींचते हैं, ठीक है ना, अपने साइड खींचते हैं, जिससे क्या हो जाता है, ये क्रोमोसोम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, और इस तरीके से क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, ठीक है। क्या मैं सही पढ़ा रही हूँ? हाँ मैं सही पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं पढ़ कर आई हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, मेटाफेज, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो हमने समझ लिया, मेटाफेज था, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर भी थे। फिर भी हमें अभी तक यहाँ पे ये नहीं समझ में आया कि माइक्रोट्यूबुल्स के लिए ये कैसे हार्मफुल, माइक्रोट्यूबुल हमारा क्यों कंसर्न हो गया। इसलिए कंसर्न हो गया कि जब आप इस स्पिंडल फाइबर की बात करते हैं ना, तो ये जो स्पिंडल फाइबर होता है वो इस माइक्रोट्यूबुल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है ना। ये 27 माइक्रोट्यूबुल्स जो होते हैं, ऐसे 9 जब माइक्रोट्यूबुल स्टेगनेट होते हैं ना 3 के पेयर्स में, तब हमारे स्पिंडल फाइबर बनते हैं, और स्पिंडल फाइबर ही हैं जिनकी वजह से जो क्रोमोसोम होते हैं वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट होते हैं और हमारा सेल डिवीजन कंटिन्यू होता है। तो अगर एक बार इमेजिन करो कि माइक्रोट्यूबुल्स को ही इनहिबिट कर दिए, है ना, तो कैसे कैसे चलेगा, कैसे सेल डिवीजन होगा? क्या पॉसिबल है कि अगर हर्बिसाइड माइक्रोट्यूबुल्स को इनहिबिट कर दे तो आपके जो सेल्स है, प्लांट की जो सेल है उसमें सेल डिवीजन हो जाएगा? बताओ। नो मैम। नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना। अभी तक हमने रफली पढ़ा, अब हम थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू देखते हैं, ठीक है। मैम देखो आपने रिकॉर्डिंग ऑन की है? रिकॉर्डिंग ऑन है ना, थैंक यू। देखो यहाँ पे क्या है, ये माइक्रोट्यूबुल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक ना। ये क्या है, ट्यूबुलिन हेट्रोडाइमर्स है, ठीक है ना। एक होते हैं अल्फा ट्यूबुलिन, दूसरे होते हैं बीटा ट्यूबुलिन, ठीक है, यही बताया। जब इनका पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है ना, तो ये एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं, ठीक है ना। फिर इस लॉन्ग चेन से जब ये लॉन्ग चेन एक दूसरे में स्टेगनेट होती है तो ये इस तरीके से अपने माइक्रोट्यूबुल्स को बना लेते हैं, ये हमारे कहलाते हैं माइक्रोट्यूबुल्स, ठीक है ना। और हमेशा याद रखना कि ये जो आपके माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं इसमें एक पॉजिटिव साइड होती है और एक नेगेटिव साइड होती है, ठीक है ना। तो ये जो पॉजिटिव साइड्स होती है ना, है ना, इसी में क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है। लेकिन जो नेगेटिव साइड होती है ना, इसमें होता है डीपॉलीमराइजेशन। आगे पढ़ेंगे इसको अपन, ठीक है, ठीक है। इतना अभी देखो, ठीक है ना, ये हमारा माइक्रोट्यूबुल था, ठीक है ना। फिर ये हमारा स्पिंडल फाइबर, देखो एक माइक्रोट्यूबुल, 2 माइक्रोट्यूबुल, 3 माइक्रोट्यूबुल। जब ये 3 माइक्रोट्यूबुल एक साथ स्टेगनेट होते हैं और ऐसे करके टोटल 9 जो माइक्रोट्यूबुल होते हैं वो स्टेगनेट होते हैं, वो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। और इस स्पिंडल फाइबर का रोल है कि एक फोर्स प्रोवाइड करना क्रोमोसोम को, ताकि क्रोमोसोम 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाए। देखो इस तरीके से ये है हमारी मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं सेंटर पर आ जाते हैं, ठीक है ना। और ये है स्पिंडल फाइबर, ठीक है। स्पिंडल फाइबर क्या कर रहे हैं, इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना।
और इनके अट्रैक्शन से स्पिंडल फाइबर क्या कर रहे हैं, इस पे फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं। ठीक है ना। मेटाफेज के बाद में फिर क्या होगा, आगे की इनकी प्रोसेस होगी, जिससे सेल डिवीजन होगा। ठीक है। यहां तक तो हमने सिर्फ अभी ये पढ़ा कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, उनका क्या रोल है। ठीक है ना। लेकिन अभी भी हम ये भूल गए हैं पढ़ना कि कैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स को हर्बिसाइड इनहिबिट करते हैं, कैसे, कुछ तो प्रोसेस होगा ना। तो यहाँ पे हम वापस से पिछली स्लाइड पे जाते हैं। देखो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि जो अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन होते हैं, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं, जिसकी वजह से ये लॉन्ग चेन बनती है ना। जब ये लॉन्ग चेन जो होती है टुगेदर स्टेगनेट होती है ना, बहुत सारी ऐसी लॉन्ग चेन मिलती हैं, तो क्या बनाती है, माइक्रोट्यूबुल्स बनाती हैं। ठीक है ना। अब क्या होता है कि एक साइड होता है इसका प्लस एंड और दूसरा होता है माइनस, है ना, नेगेटिव। ठीक है ना। तो इसमें जो हर्बिसाइड होते हैं वो नेगेटिव साइड आकर क्या हो जाते हैं, ये ज्वाइंट हो जाते हैं। देखो जो पॉजिटिव साइड होता है ना, सिर्फ यहीं पे क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है। ठीक है ना। और जो नेगेटिव साइड होता है यहाँ पे क्या होता है, पॉलीमराइजेशन नहीं होता है। ठीक है ना। तो हर्बिसाइड जो होते हैं पॉजिटिव साइड आकर बाइंड हो जाते हैं। ठीक है ना। अगर अब पॉजिटिव साइड आकर बाइंड हो गए हैं जो भी हमारे हर्बिसाइड हैं, तो अब क्या होगा कि हमारा जो माइक्रोट्यूब्यूल है ना, उसकी लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन जो दूसरी माइनस एंड रहेगा ना, नेगेटिव साइड रहेगा, वहां से माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या होता जाएगा, यूज होता जाएगा वो, और सॉल्टर होता जाएगा, है ना, उसका डीपॉलीमराइजेशन होता जाएगा। ठीक है ना। तो एक साइड से क्या हो रहा है कि देखो एक चीज और बीच में समझ लो सबसे पहले, कि इसमें क्या होता है कि इस साइड से क्या हो रहा है कि माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है ना, इस साइड से माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, और इस साइड से क्या हो रहा है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का यूज हो रहा है। ठीक है ना। ये समझो पॉजिटिव साइड है जहां पे फॉर्मेशन हो रहा है, ये समझो नेगेटिव साइड है जहां पे यूज हो रहा है। ठीक है ना। तो ये तो कंटिन्यूअसली यूज होता जा रहा है, मतलब एक इसका यूज होगा, फिर एक इस वाली चेन का यूज होगा, फिर एक इस वाली चेन का यूज होगा, ये कंटिन्यूअसली यूज होता जाता है, और यहां से माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन होते जाता है ना, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली क्या होता है कि एक चेन बनी हुई होती है। लेकिन मान लो कि हमारे जो हर्बिसाइड है वो इस पॉजिटिव साइड में आकर क्या हो जाए, अटैच हो जाए, है ना। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जो ये जो चेन है, ठीक है ना, इसका फॉर्मेशन नहीं होगा, फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है ना। यहां से तो स्टॉप हो गया, लेकिन यहां से कंटिन्यूअसली यूज होता रहेगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो चेन है उनका कंप्लीटली यूज हो जाएगा। ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, जब माइक्रोट्यूब्यूल सॉर्ट हो जाएंगे, है ना, तो अब इसके बाद में माइक्रोट्यूब्यूल्स जब नहीं है तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होगा, स्पिंडल फाइबर नहीं है तो सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा तो प्लांट की हाइट इंक्रीज नहीं होगी, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा। इस तरीके से जो माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली इनहिबिटर हर्बिसाइड होते हैं वो वर्क करते हैं। क्या आप लोग को ये समझ में आया? यस मैम। यस इसको मैम। एक बार और जाके देखना और बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। मैम डीपॉलीमराइजेशन में चेन फॉर्मेशन होगा? क्या? डीपॉलीमराइजेशन में है ना चेन फॉर्मेशन होगा क्या नहीं नहीं, माइक्रोट्यूब्यूल्स में? पॉलीमराइजेशन में कंटिन्यूअस चेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। और डीपॉलीमराइजेशन में क्या हो रहा है, वो जो नेगेटिव साइड है ना, जहां पे कंटिन्यूअसली यूज हो रहा है, उसे हम डीपॉलीमराइजेशन बोलते हैं। ठीक है। ओके मैम। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी मैं और बता देती हूँ आप लोगों को। ठीक है। देखो जो डाइनाइट्रोएनिलीन हर्बिसाइड होते हैं, व्हेन प्रेजेंट इन सेंसिटिव प्लांट बाइंड टू द ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर्स इन द साइटोप्लाज्मा। ठीक है ना। जो साइटोप्लाज्मा होता है उसमें क्या करते हैं, ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर से क्या करते हैं, बाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना। एज द ट्यूबुलिन herbicide tubulin complex is added to the plus end of the growing microtubules। पढ़ाया ना आप लोग को कि प्लस साइड में क्या हो रहा है, ये ऐड हो जा रहे हैं।
तो इससे क्या हो जा रहा है, जो फर्दर ग्रोथ है माइक्रोट्यूब्यूल्स की वो कीज हो गई है, ठीक है। विद डीपॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल कंटिन्यू फ्रॉम द नेगेटिव साइड, बताया था आपको कि नेगेटिव साइड क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली डीपॉलीमराइजेशन हो रहा है, मतलब उसका यूज होते जा रहा है। जो ट्यूब्यूल है वो बिकम शॉर्टर एंड शॉर्टर, ठीक है ना, इवेंचुअली रिजल्टिंग इन द कंप्लीट लॉस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। अब इससे क्या हो जाएगा, जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसका कंप्लीट लॉस हो जाएगा, है ना। दिस रिजल्ट इन अनइवन थिकनिंग ऑफ अ सेल वॉल, isodiametric cell, absence of cell division plan and chromosome movement, tetraploid reformed nucleus and incomplete cytokinesis and abnormally oriented cell wall, ठीक है ना। These irregularities manifested as a club shaped rod, इससे क्या हो जाता है कि club shaped rod रूट्स हो जाती हैं, बेसिस जो होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं, ग्रोथ जो होती है वो अरेस्ट हो जाती है, और सूट और रूट का जो इलोंगेशन होता है वो भी रुक जाता है। डाइनाइट्रोएनिलीन हर्बिसाइड एंड प्रोनामाइड प्रोपाइजामाइड प्रिवेंट स्पिंडल फॉर्मेशन इन द रूट, है ना। एक तो डाइनाइट्रोएनिलीन्स का ही याद रखना कि डाइनाइट्रोएनिलीन्स हर्बिसाइड क्या करते हैं, रूट सेल में स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को स्टॉप कर देते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है, जो क्रोमेटिड्स होते हैं, है ना, वो माइग्रेट नहीं कर पाते हैं टू द रिस्पेक्टिव पोल एट द एनाफेज, है ना। एनाफेज में क्या होता है कि जैसे ये है ना, यहाँ पे अपने क्रोमोजोम है, ठीक है ना, यहाँ पे इन्हें हम क्रोमेटिड्स या फिर स्पिंडल फाइबर भी बोल देते हैं। तो इनका जब फोर्स लगता है, मेटाफेज में क्या होते हैं, ये सेंटर में आते हैं, और एनाफेज में क्या होते हैं कि ये इस साइड चला जाता है ना, और ये वाला क्रोमोजोम इस साइड चला जाता है, ये वाला क्रोमोजोम इस साइड और ये वाला क्रोमोजोम इस साइड चला जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब ये क्रोमेटिड्स का ही फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, स्प्लिट नहीं होंगे, ठीक है ना, जिससे क्या हो जाता है, एबनॉर्मल न्यू सेल्स बनती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डीएनए होता है उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, ठीक है ना। जो स्पिंडल फाइबर का स्पिंडल अपरेटस होता है, इसका फॉर्मेशन असलम, बर्वन और प्रोफैम एंड क्लोरोप्रोफैम हर्बिसाइड होते हैं, इनसे भी अफेक्ट होता है। दे अफेक्ट ईदर फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल और देयर ऑर्गेनाइजेशन एट माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। अब माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर क्या कहलाता है, जो हमने माइक्रोट्यूबुल देखा है ना, दिखा देती हूँ माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर क्या होता है। ये जो बीज का पार्ट होता है ना, ये जो बीज का पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, ठीक है। तो या तो ये क्या करते हैं कि माइक्रोट्यूबुल के फॉर्मेशन को अफेक्ट करेंगे, या फिर जो माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है, ठीक है ना, उसको अफेक्ट करते हैं, वहां पर माइक्रोट्यूबुल के अरेंजमेंट को अफेक्ट करते हैं। They have selective action on monocotyledonous seedlings, abrasion in the profam treated barley and oat root। अब ये सब आप लोग पढ़ लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है ना, जो जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। अब हम बात करते हैं माइटोटिस इनहिबिटर्स के बारे में, ठीक है ना। तो माइटोटिस इनहिबिटर्स के बारे में ज्यादा नहीं कुछ याद रखना है आपको। माइटोटिस इनहिबिटर्स के बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है कि कौन कौन से हर्बिसाइड इंक्लूड है। तो असलम, बर्बन, प्रोफैम, क्लोरोप्रोफैम, ईपीटीसी, है ना, सिनमिथिलीन, सीडीए, मैलिक हाइड्रासाइड एंड प्रोवेली, ब्रोमेसिल और बेंजोसुलेट, है ना। ये वो हर्बिसाइड है जो कि माइटोटिस को इनहिबिट करते हैं, ठीक है ना। और इन्हें हम क्या बोलते हैं, माइटोटिक पॉइजनस हर्बिसाइड भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये जो सारे हर्बिसाइड है, इनके नाम आप लोग को जब आप लोग बार बार पढ़ेंगे ना तो आप लोग को खुद याद हो जाएगा। कुछ ऐसे कॉटिलेडनस स्पीसीज होती हैं जैसे कि कुकुम्बर, जो कि कार्बामेट के लिए काफी ससेप्टेबल होती है ना। कुकुम्बर की रूट टिप को जब हम क्लोरोप्रोफैम के साथ में ट्रीट करते हैं तो माइटोटिस इनहिबिट हो जाती है, ठीक है ना। और जो इनलार्जमेंट होता है सेल के जो एपेक्स की जो सेल होती है उनके नियर जो सेल का इनलार्जमेंट और मैचुरेशन होता है वो प्रिकॉशियस हो जाता है। क्लोरोप्रोफैम, बर्बन एज वेल एज डाइक्लोविनिन
प्रोपाक्लोर जो होता है ये ग्रास सीड्स जो होते हैं इनके जर्मिनेशन को रिटार्ड कर देता है। इसके साथ साथ ये इनहिबिट कर देता है इंडक्शन ऑफ ए एमाइलेज सिंथेसिस बाय जिब्रेलिन इन बार्ले एंडोस्पर्म टिश्यू। ठीक है ना। ब्रोमोक्सिलिन भी क्या करता है, ए एमाइलेज एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। ठीक है ना। क्लोरोप्रोफेम और सीडीए जो होता है ये सेल डिवीजन को इनहिबिट करते हैं रूट की टिप पे। ठीक है। अब कुछ हर्बिसाइड है जो कि सेल डिवीजन इनहिबिटर्स है ना, जो कि टोटली सेल डिवीजन है, मतलब सेल डिवीजन में एक पर्टिकुलर प्रोसेस को इनहिबिट नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने माइक्रोट्यूबुल में पढ़ा माइक्रोट्यूबुल इनहिबिटर, फिर माइटोटिक इनहिबिटर्स के बारे में हमने बात करी है ना। अब हम बात कर रहे हैं सेल डिवीजन इनहिबिटर्स, मतलब सेल के डिवीजन में जितनी भी प्रोसेस इंक्लूड होती है ना उनको इनहिबिट करता है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस को इनहिबिट नहीं करता है। ठीक है ना। जिसमें इसमें एसिटाक्लोर, एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, मेटिलाक्लोर है ना, प्रेटिलाक्लोर, प्रोपाक्लोर, ये सारे हर्बिसाइड आपके इंक्लूडेड होते हैं। स्पेशली आपको इनके नाम याद रखने हैं, जो कि फिनॉक्सीएल्कोनिक एसिड में 2,4-D हो गया, थायोकार्बामेट में ईपीटीसी हो गया है ना। ये क्या करते हैं, जैसे सीडलिंग होती है ना उसके रूट एंड सूट में जो सेल डिवीजन हो रहा होता है उसको इनहिबिट कर देते हैं। जब किसी भी सीडलिंग की रूट एंड सूट का सेल डिवीजन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा कि उसकी ग्रोथ नहीं होगी, उसका डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगा। मेटिलाक्लोर क्या करता है कि जो जर्मिनेशन होता है या फिर ईयरली सीडलिंग होती है ट्राइएंथ्रम पार्चुलेक्रिस्टा की, उसको इनहिबिट कर देता है। मेटिलाक्लोर जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस को भी इनहिबिट कर देता है। ठीक है ना। मेटिलाक्लोर जो होता है सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन दोनों को इनहिबिट करता है ना। हालांकि ऐसा विश्वास किया जाता है, देखो मेटिलाक्लोर क्या कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस को भी इनहिबिट कर रहा है और साथ ही साथ सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन को भी इनहिबिट कर रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया था एक होता है प्राइमरी मैकेनिज्म है ना और दूसरी होती है सेकेंडरी है ना। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो मेटिलाक्लोर है उसकी प्राइमरी मैकेनिज्म है प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करना। ठीक है ना। और सेकेंडरी क्या है, सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन को इनहिबिट करना। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। है ना। अब सेल का इलोंगेशन है ना, सेल का इलोंगेशन मतलब सेल की हाइट में इंक्रीज होना। ठीक है ना। तो कुछ ऐसे हर्बिसाइड होते हैं जैसे क्लोरसल्फरॉन है ना, बेंजोइल प्रोपिथाइल, फ्लेमप्रॉप आइसोप्रोपाइल, फ्लेमप्रॉप मिथाइल है ना। ये जो होते हैं इनको हम रिकमेंड करते हैं ग्रास बीड में है ना। जैसे कि विंटर सीरियल्स होते हैं जैसे वीट हो गया उनमें कंट्रोल करने के लिए ये क्या करते हैं, रिटार्ड कर देते हैं, स्टंट कर देते हैं ग्रोथ ऑफ ग्रासेस बीड की है ना। और इससे क्या होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सेल के इलोंगेशन को इनहिबिट कर देते हैं। हालांकि ऐसा बहुत अधिक तक ये स्टेब्लिश नहीं है, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं। इसमें मोस्टली कौन से हर्बिसाइड इंक्लूड होते हैं, ऑक्सिन हर्बिसाइड जैसे 2,4-D, 2,4,5-T, 2,3,6-TBA, डाइकम्बा, MCPA, MCPB है ना, ये सारे इंक्लूडेड होते हैं। देखो इनमें कुछ ऐसा पढ़ाने का नहीं था, जहां जहां वहां मैं जो जितना जरूरी हो उतना ही पढ़ाऊंगी। ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है ना, जो कि कौन सा है आपका फोटोसिंथेसिस इनहिबिटर हर्बिसाइड के बारे में है ना। आप सभी को इतने दिन में इतना तो पता चल गया होगा कि जो फोटोसिंथेसिस इनहिबिटर हर्बिसाइड होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो कि फोटोसिस्टम 1 को इनहिबिट करते हैं और दूसरे होते हैं जो कि फोटोसिस्टम सेकेंड को इनहिबिट करते हैं। आप लोग ने अगर फोटोसिंथेसिस पढ़ी होगी तो आप लोग को पता होगा कि जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है ना, मान लो ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ पे होता है फोटोसिस्टम सेकेंड है ना, जहां जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है 680 नैनोमीटर होती है। ठीक है। और दूसरी होती है यहाँ पे पीएस सिस्टम फर्स्ट, मतलब फोटो सिस्टम फर्स्ट, जो इसकी वेवलेंथ कितनी होती है 700 नैनोमीटर होती है। ठीक है ना। अब आप लोग ने अगर पढ़ा हो तो आप लोग को यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे थाइलाकॉइड होता है ना,
यहाँ पे वाटर होता है H2O, ठीक है ना। तो जैसे ही यहाँ पे जो क्लोरोफिल होता है, यहाँ पे मान लो आपका सन है, ठीक है ना, इसने क्लोरोफिल यहाँ से, ये सन है, और इसने जैसे ही क्लोरोफिल ने सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, है ना, जो रेडिएशन सन को एब्जॉर्ब किया, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो वाटर होता है वो स्प्लिट हो जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में यहाँ से निकल जाता है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं, ठीक है ना। इस ऑक्सीजन का यूज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए यूज किया जाता है, H2C6H12O6, है ना, जिसे हम शुगर भी बोलते हैं, जो कि फोटोसिंथेट होता है, ठीक है ना। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हमारा फोटोसिस्टम सेकेंड के पास जाता है, देन फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास में जाता है, और फोटोसिस्टम फर्स्ट के बाद में ये NADP के पास में जाता है, ठीक है ना, जहां पे NADP जो होता है इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, और यहाँ पे ये रिड्यूस होके NADPH2 बनाता है, ठीक है ना। और इसका यूज जो होता है ना, किसमें होता है, CO2 से ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक है ना। किसका यूज किया जाता है, एज अ एनर्जी के लिए NADPH का यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये पूरी प्रोसेस होती है आपकी, इसमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों ही इंक्लूड होती है। ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है ना। इसे आपको और डिटेल में पूरा स्टेप बाय स्टेप चिन्मय सर पढ़ाएंगे फिजियोलॉजी में। यहाँ पे हमने इसलिए थोड़ा सा पढ़ा है ताकि हमें ये समझ में आए कि जो फोटोसिंथेटिक इनहिबिटर हर्बिसाइड होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे दो रिएक्शंस होती हैं, एक रिएक्शन होती है लाइट और दूसरी होती है डार्क, ठीक है ना। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, जो H2O होता है ना, ये क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, इसे हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, है ना। यहाँ पे क्या होता है, वाटर स्प्लिट होता है, और इसी को हम हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, और यहाँ से ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है ना, लाइट रिएक्शन में। और साथ ही साथ में जो ATP होता है और NADPH होता है, इनका फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है ना। और ये जो NADPH यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है ना, इस NADPH का यूज होता है, ठीक है ना, इस NADPH का यूज करके डार्क रिएक्शन में जो स्टोमेटा के थ्रू CO2 एंटर करती है ना, वो क्या करती है, NADPH और ATP की एनर्जी का यूज करती है, और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, है ना, जो फोटोसिंथेट होता है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से इतना सारा जो क्लोरोफिल होती है वो लाइट को एब्जॉर्ब करती है, इलेक्ट्रॉन को पास करती है। अब हम आ जाते हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट इनहिबिटर हर्बिसाइड के बारे में, है ना। तो जो फोटोसिस्टम फर्स्ट इनहिबिटर हर्बिसाइड है, इन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर हर्बिसाइड भी कहा जाता है। आपको जितने भी हर्बिसाइड मिलेंगे ना, उनमें से 50% हर्बिसाइड ऐसे हैं जो कि फोटोसिस्टम को ही इनहिबिट करते हैं, है ना। बाकी 50% है जो कि अदर प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं, जैसे असेस हो गया, है ना, ALS एसिटोलैक्टोसिंथेस इनहिबिटर हो गए, यही अभी अपन ने सेल डिवीजन इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ा, रिस्पिरेशन इनहिबिटर, है ना, वो अलग 50% में आते हैं। लेकिन जो टोटल हर्बिसाइड है उनके 50% ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपके ट्रायाजिन्स, है ना, ट्रायाजिनोन्स, फिनाइल यूरेसिल, है ना, ये होते हैं। और इसके साथ साथ जितने बेंजोनाइट्राइल्स होते हैं, है ना, ये क्या कर देते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, आप लोग ने पढ़ा होगा ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे जाता है ना, उसको इंटरप्ट करते हैं, हम भी आगे पढ़ेंगे अभी। और आप अगर लास्ट ईयर के JRF के पेपर उठाकर देखोगे ना, तो आपको हर बार, मोस्ट प्रोबेबली हर बार आपको फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड इनहिबिटर हर्बिसाइड कौन कौन से हैं उसको किसी ना किसी तरीके से पूछा गया है, तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। देखो होता क्या है, मैं बताती हूँ आपको फोटोसिस्टम सेकेंड के बारे में।
फोटो सिस्टम सेकेंड इनहिबिटर हर्बिसाइड करते क्या है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये सन है, ठीक है ना, ये हमारा पूरा समझ के रखो, ये क्लोरोफिल है, ठीक है ना, जिसके अंदर ये रिएक्शन चल रही है। आप सभी को पता है कि क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को कैप्चर करता है। क्लोरोफिल के अंदर ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है ना। तो क्या होगा सबसे पहले कि जो क्लोरोफिल है वो जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, जो भी रेडिएशंस, जो भी एनर्जी होती है सन्स की, उसे कैप्चर करता है, ठीक है ना। उसे कैप्चर करने के बाद में क्या होता है, जो वाटर होता है थाइलाकॉइड में, ठीक है ना, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है ना। ब्रेक डाउन होने से क्या होता है, हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, और साथ ही साथ में ये इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है ना। इस ऑक्सीजन का बाद में यूज हो जाता है ना, कभी कभी फोटो रेस्पिरेशन भी हो जाता है इस ऑक्सीजन का, है ना। और ये जो हाइड्रोजन है ना, ये बाद में जाके एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन निकला तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था फोटो सिस्टम सेकेंड होता है, ठीक है ना, जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है P680, है ना, जो कि PS सेकेंड सिस्टम होता है, उसके पास में जाता है। फिर यहां से जो फोटो सिस्टम सेकेंड होता है, उससे इलेक्ट्रॉन जाता है प्राइमरी एक्सेप्टर के पास में। और प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है, प्लास्टोक्यूनॉन होता है, ठीक है ना। प्लास्टोक्यूनॉन जो होता है इसे एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, फिर प्लास्टोक्यूनॉन जो होता है इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है साइटोक्रोम को, ठीक है ना। फिर साइटोक्रोम से ये इलेक्ट्रॉन जाता है प्लास्टोसाइनिन के पास में, है ना। और प्लास्टोसाइनिन के बाद में ये इलेक्ट्रॉन जाता है फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास में, ठीक है ना। और फोटोसिस्टम फर्स्ट से ये इलेक्ट्रॉन जाता है फिर प्राइमरी एक्सेप्टर के पास में। कैसे, क्योंकि यहाँ पे भी एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है जो कि इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे यहाँ पे जो फोटोसिस्टम फर्स्ट में जो भी इलेक्ट्रॉन आता है वो एक्साइटेड हो जाता है और प्राइमरी एक्सेप्टर के पास में चला जाता है। और फोटोसिस्टम फर्स्ट का जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो कौन सा होता है, फेरोडॉक्सिन होता है, ठीक है ना। फिर फेरोडॉक्सिन जो होता है इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है NADP के पास में, है ना। और NADP इस इलेक्ट्रॉन को पा करके रिड्यूस हो जाता है और यहाँ पे NADPH का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है ना। अब इस NADPH का यूज आपको मैंने अभी बताया कि CO2 NADPH और ATP मिलके क्या करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने आपको रफली बताया था, ये बता दिया आपको मैंने फोटोसिस्टम, फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। समझ में आया आप लोग को? वैसे आप लोग बायो वाले होंगे तो आता होगा आपसे, यस मैम। है ना। अब हम बात करते मैम हैं, हाँ अगेन रिपीट करना, अच्छा फिर से मैम repeat? एक बार और बताना। ठीक है, हाँ फिर से बता देते हैं। वैसे देखो मैं बायो वाली हूँ नहीं हूँ, है ना। मैंने बहुत ट्राई किया फिजियोलॉजी पढ़ने का, तो कुछ मेरे माइंड में रहता है, कुछ निकल जाता है, पर फिर भी मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है। तो आई जस्ट होप तुम लोग को समझ में आएगा। एक बार और समझाते हैं, ठीक है। देखो और वैसे आपको फिजियोलॉजी ना चिन्मय से बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि वो बायो के स्टूडेंट है, तो वो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। देखो क्या होता है कि आपका एक थाइलाकॉइड होता है, ठीक है ना, क्लोरोफिल होती है। क्लोरोफिल में क्या होते हैं, फोटोसिस्टम 2 होता है, फिर फोटोसिस्टम बाद में 1 होता है, ठीक है ना। बहुत सारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है कि जब जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है ना, वो सन से एनर्जी को कैप्चर करता है, तो यहाँ पे एनर्जी आ गई, है ना। एनर्जी आने से क्या हो जाता है, जो वाटर होता है वो स्प्लिट हो जाता है, इसी को हम हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, है ना। फिर क्या होता है, ये जब वाटर स्प्लिट होता है ना, हाँ जेड स्कीम। हाँ जेड स्कीम, जेड स्कीम से जो इलेक्ट्रॉन ये बन गई ना जेड स्कीम, ये है ना, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से कि जो H2O होता है, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होने से क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन के साथ साथ में हाइड्रोजन निकलता है और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है ना। तो ये जो ऑक्सीजन होते हैं और हाइड्रोजन होता है इनका बाद में यूज होता है, लेकिन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना,
तो ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं फोटो सिस्टम सेकेंड के पास में, ठीक है ना। अब फोटो सिस्टम सेकेंड से ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक्साइटेड होते हैं और प्राइमरी एक्सेप्टर के पास में जाते हैं, फोटो सिस्टम सेकेंड के प्राइमरी एक्सेप्टर जो कि होता है प्लास्टोक्यूनॉन, है ना। फिर प्लास्टोक्यूनॉन से इलेक्ट्रॉन जाते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास में, फिर साइटोक्रोम से प्लास्टोसाइनिन के पास में, फिर प्लास्टोसाइनिन से होते हुए ये कहाँ पे चले जाते हैं, फोटो सिस्टम सेकेंड फर्स्ट पे, है ना। फिर यहाँ पे जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है वो फिर से एनर्जी को कैप्चर करता है, फिर से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं और फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट के प्राइमरी एक्सेप्टर के पास में जाते हैं जो कि फेरेडॉक्सिन होता है। फेरेडॉक्सिन से फिर ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं NADP के पास में जाते हैं, ठीक है ना। और ये NADP जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है और रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। रिड्यूस होके ये 2NADPH बनाता है, ठीक है ना, जिससे 3 ATP बनते हैं। एक NADPH से 3 ATP बनते हैं और दो NADPH से 3 ATP बनता है, 6 ATP बनता है, ठीक है ना। और इन ATP का यूज कहाँ पे होता है, जब CO2 से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और ग्लूकोज बनाना ही, कार्बोहाइड्रेट बनाना ही फोटोसिंथेसिस का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आया? यस मैम। है ना, चलो ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि ये फोटो सिस्टम इनहिबिटर हर्बिसाइड वर्क कैसे करता है। देखो हमारी ये प्रोसेस चल रही थी, है ना, लाइट एनर्जी यहाँ से आ रही थी, ये फोटो सिस्टम सेकेंड के पास में जा रहे थे इलेक्ट्रॉन, फोटो सिस्टम से क्यूनॉन पे जाना था, क्यूनॉन से प्लास्टोक्यूनॉन पे जाना था, प्लास्टोक्यूनॉन से होते हुए ये साइटोक्रोम B6 पे जाते, फिर साइटोक्रोम F पे जाके प्लास्टोसाइनिन पे जाते और फिर प्लास्टोसाइनिन जो थी वो अपने इलेक्ट्रॉन को फोटो सिस्टम फर्स्ट पे दे देती, ठीक है ना। ऐसा हमारा एज इट इज चल रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे कोई परेशानी नहीं थी, सब जैसे जैसे चल रहा था। लेकिन मान लो आपने ट्राइजिन हर्बिसाइड को डाल दिया, ठीक है ना। तो अब ट्राइजिन हर्बिसाइड क्या करता है, जो क्यूनॉन होता है और प्लास्टोक्यूनॉन होता है, ठीक है ना। एक मिनट, कहीं खाली जगह होगी ना यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूनॉन और प्लास्टोक्यूनॉन, है ना। यहाँ से क्यूनॉन से होते हुए इलेक्ट्रॉन को आना चाहिए था प्लास्टोक्यूनॉन के पास में और प्लास्टोक्यूनॉन यहाँ पे क्या हो जाता, रिड्यूस हो जाता, ठीक है ना। और फिर इसके बाद कहाँ चला जाता, प्लास्टोसाइनिन पे चला जाता, ठीक है ना। अब एक और चीज याद रखना, जो क्यूनॉन और प्लास्टोक्यूनॉन होता है इनके बीच में एक D1 प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। क्या पाया जाता है, D1 प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। अब जैसे ही आपने हर्बिसाइड डाले, ठीक है ना, ये हर्बिसाइड क्या करते हैं, आपके इस D1 प्रोटीन से बाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। और जो भी हर्बिसाइड क्यूनॉन से प्लास्टोक्यूनॉन में, सॉरी इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन थे, है ना, वो क्यूनॉन से प्लास्टोक्यूनॉन में जा रहे थे, अब वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जाना बंद कर देंगे, है ना। क्यों, ऐसा क्यों होगा ये भी हम जान लेते हैं कि जब हर्बिसाइड क्यूनॉन से प्लास्टोक्यूनॉन की साइड में जाते हैं, ठीक है ना, प्लास्टोक्यूनॉन के पास में जाते हैं, तो क्यूनॉन से जो प्लास्टोक्यूनॉन होता है वो हर्बिसाइड को लेते, सॉरी इलेक्ट्रॉन को लेता है और ये रिड्यूस होके PqS2 बना लेता है, ठीक है ना। फिर क्या होता है, ये PqS2 जो होता है ये यहाँ से चला जाता है और इसकी जगह पे क्या हो जाता है, दूसरा प्लास्टोक्यूनॉन आ जाता है, ठीक है ना। फिर ये क्या हो जाता है, फिर क्यूनॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है ना। फिर ये प्लास्टोक्यूनॉन जो होता है इसे एक्सेप्ट करता है और रिड्यूस होके PqS2 बना लेता है, ठीक है ना। ऐसे कंटिन्यूअसली क्या होता है, ये रिएक्शन चलती रहती है और फ्लो होता रहता है ना। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब यहाँ पे क्या हो जाता है, हर्बिसाइड आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज सोचो कि अगर सब सपोज करना, है ना, हर्बिसाइड आ गया, ठीक है ना, क्या दिक्कत है हर्बिसाइड के आने से, है ना। मान लो यहाँ पे कोई भी ट्राइजन हर्बिसाइड आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर जो यहाँ पे क्यूनॉन से जो भी प्लास्टोक्यूनॉन या फिर यहाँ पे मान लो प्लास्टोक्यूनॉन की जगह हर्बिसाइड है, अगर क्यूनॉन जो भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है अगर उसे हर्बिसाइड एक्सेप्ट कर लेता और रिड्यूस कर देता, ठीक है ना, रिड्यूस हो जाता खुद,
तो भी कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो भी हर्बिसाइड होते हैं वो नॉन रिड्यूसिबल होते हैं, इसलिए जब क्यूनॉन इलेक्ट्रॉन को देता है तो हर्बिसाइड उसे एक्सेप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है उसका फ्लो रुक जाता है ना। अब दूसरा एक और तरीका भी हो सकता है कि मान लो यहाँ पे क्यूनॉन है ना, यहाँ पे हर्बिसाइड आके बाइंड कर गए, ठीक है ना, लेकिन यहाँ कहीं पे प्लास्टोक्यूनॉन है, ठीक है ना, तो प्लास्टोक्यूनॉन को धक्का देना चाहिए, हर्बिसाइड को यहाँ से भगा देना चाहिए कि जाओ मेरी जगह से, ये मेरी जगह है, मैं यहाँ आऊंगा, है ना। लेकिन प्लास्टोक्यूनॉन ये भी नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि जो हर्बिसाइड होते हैं इनकी हाई एफिनिटी होती है ना, जिस वजह से जो प्लास्टोक्यूनॉन होते हैं हर्बिसाइड को यहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं, और इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो रुक जाता है और फोटो सिस्टम फर्स्ट इनहिबिट हो जाता है। क्या आप लोग को ये बात समझ में आई? यस मैम। है ना, इस तरीके से वर्क करता है। क्या आप लोग को पढ़ के अच्छा लगा ये? यस मैम। ऐसा लग रहा है किसी एक को ही अच्छा लग रहा है बस। देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, समझने पे समझ में आएगा, हालांकि ऐसा आप सबको ये सब पूछा नहीं जाएगा, है ना। आपको तो जो कल मैंने एक पीडीएफ भेजी थी ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वो होता है ना, पढ़ लो अपने लिए, ये चीजें अगर ऐसे करके याद रखोगे तो अच्छा लगेगा, है ना। अब देखो अभी तक हमने किसकी बात करी कि फोटो सिस्टम सेकेंड कैसे इनहिबिट होता है ना। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, फोटो सिस्टम फर्स्ट कैसे इनहिबिट होता है। जो फोटो सिस्टम फर्स्ट इनहिबिटर हर्बिसाइड होते हैं ना, उन्हें हम इलेक्ट्रॉन डाइवर्टर हर्बिसाइड भी कहा जाता है। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन इनहिबिटर, दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन डाइवर्टर। इलेक्ट्रॉन इनहिबिटर हमने क्यों कहा, क्योंकि एक क्यूनॉन से प्लास्टोक्यूनॉन इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं दे रहा, इनहिबिट कर दिया। लेकिन जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को प्रिवेंट नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, उनके फ्लो को डाइवर्ट कर देता है। कैसे, देखो अभी अपन ने क्या पढ़ा कि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है ना, इससे जो भी इलेक्ट्रॉन है वो फेरोडॉक्सिन के पास में जाते हैं, है ना। फेरोडॉक्सिन इज अ प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट, है ना। इसके बाद में NADP के पास में जाते, NADP रिड्यूस होता, NADPH2 बनाता, और NADPH2 से क्या बन जाते आपके जो ATP का फॉर्मेशन होता, और CO2 है ना से कार्बोहाइड्रेट बनने में ATP का यूटिलाइजेशन होता, ठीक है ना। इस तरीके से हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पूरी हो जाती। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, मान लो पैराक्वाट हमने डाला एग्जाम्पल के लिए, है ना, बिस्पाइरिडिलियम हर्बिसाइड ही क्या करते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट को इनहिबिट करते हैं, और बिस्पाइरिडिलियम में कौन से आते हैं अपने पैराक्वाट डाइक्वाट, जो भी क्वाट हर्बिसाइड होता है। तो जैसे ही हम क्वाट हर्बिसाइड को डालते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, फेराडॉक्सिन से NADP के पास में ना जाने देकर, है ना, कहाँ ले आते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन के फ्लो को डाइवर्ट कर देते हैं। अब वो NADP पे नहीं जाने देंगे, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन डाइवर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, सुपर ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। फिर ये सुपर ऑक्साइड आयन जो होते हैं, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, खुद में ऑटो ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है ना, और H2O2 का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। H2O2 क्या हो जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड कहलाता है, ठीक है ना। और फिर जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होते हैं ये आयरन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, है ना, खुद से ऑटो ऑक्सीडाइज होते हैं और ये हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं, ठीक है ना। अब H2O2 बना तो H2O2 का लॉस क्या है, H2O2 जो होता है ये लिपिड पेरोक्सीडेशन का काम करता है ना। अगर ये लिपिड पेरोक्सीडेशन का काम करेगा, है ना, सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देगा, ठीक है ना, और उनके अंदर का जो कंटेंट है वो ऊज आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली प्लांट की डेथ हो जाएगी। इस तरीके से जो बिस्पाइरिडिलियम हर्बिसाइड होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। समझ में आया आप लोग को ये बात?
यस मैम। अगर नहीं आई हो तो निसंकोच बता दें, हम यहाँ पढ़ने के लिए बैठे हैं। अभी भी सोच लो, आया समझ में? चलो, यस मैम। है ना, जहां पे भी नहीं आए अपन कल फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे, फिर पूछ लेना। बस तुम लोग को समझ में आना चाहिए यार, मेरा बस यही है। देखो अब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है कि फ्लो नहीं हो पाता है ना, तो यहाँ पे जो क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल की एनर्जी जो होती है वहीं की वहीं रह जाती है, ठीक है ना। क्लोरोफिल की एनर्जी का यूज नहीं हो पाता है जो वो कैप्चर करता है, ठीक है ना। तो फिर ये क्लोरोफिल क्या करता है, ट्रिपलेट क्लोरोफिल बना लेता है, ठीक है ना, अपने एनर्जी का यूज करके। फिर ये जो क्लोरोफिल होता है, ट्रिपलेट क्लोरोफिल होता है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है ना, और सिंगलेट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना, सिंगलेट ऑक्सीजन का यूज करता है। या फिर ये जो क्लोरोफिल होता है, ये जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है ना, ये जो एनर्जी है उसका यूज करेगा और ट्रिपलेट क्लोरोफिल बनाएगा। ये ट्रिपलेट क्लोरोफिल जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और सिंगलेट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। ये सिंगलेट ऑक्सीजन भी होता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ये सेल जो भी मेम्ब्रेन होती है ना उसको डैमेज कर देता है, लिपिड मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है। इसके साथ साथ ये जो सिंगलेट ऑक्सीजन होता है, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, है ना, इनसे रिएक्ट करते हैं और जो सेलुलर डिसऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं, जिससे प्लांट की डेथ हो जाती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये जो एनर्जी है क्लोरोफिल की वो यूज होती रहे, ठीक है ना। अब एक और चीज याद रखना, जो कि हम डिस्पाइरिडिलियम हर्बिसाइड के बारे में, फोटोसिस्टम फर्स्ट इनहिबिटर हर्बिसाइड के बारे में बात करते हैं, उसमें एक वर्ड आता है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, है ना, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, ठीक है ना। इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव और स्कैवेंजिंग एंजाइम भी बोलते हैं। प्रोटेक्टिव और स्कैवेंजिंग एंजाइम भी बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो डैमेज होता है ना उस डैमेज को नहीं होने देते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे केमिकल के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, मैंने पीपीटी में भी डाल दिए हैं, जैसे देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि कुछ ऐसे रेजिस्टेंट या टॉलरेंट प्लांट होते हैं, है ना, जो कि टॉक्सिक सुपर ऑक्साइड आयन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोक्सिल रेडिकल, है ना, और जो भी सिंगलेट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं हर्बिसाइड एप्लीकेशन के कारण, उनको ये क्या कर देते हैं, डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। कौन कौन से कर देते हैं, सबसे पहला नाम याद रखना, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, एस्कॉर्बेट पेरोक्सीडेज, ग्लूटाथियोन रिडक्टेज, डिहाइड्रो एस्कॉर्बेट रिडक्टेज, कैटालेस, पेरोक्सीडेज। इन्हें हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली प्रोटेक्टिव और स्कैवेंजिंग एंजाइम बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट कैटालेस, दे एक्सेप्ट कैटालेस एंड पेरोक्सीडेज आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, है ना। और इस डिटॉक्सिफिकेशन पाथवे को हम हेली एस्टर सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। और जैसे कॉन्जिया वेनेरेंसिस, लोलियम पर्नी, है ना, ये बिस्पाइरिडिलियम हर्बिसाइड मेनली जो पैराकॉट है उसके प्रति रेजिस्टेंट हो गए हैं। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ वहां पे सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज प्रेजेंट था, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज ने क्या किया, वहां पे जो भी सिंगलेट ऑक्सीजन बना, हाइड्रोजन परऑक्साइड बना, हाइड्रोक्सिल एक्सिल बना, है ना, तो हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स बने, है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, लिपिड पेरोक्सीडेशन हो रहा था और उसकी वजह से डेथ हो रही थी। लेकिन सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज ने क्या किया, उसके इफेक्ट को डिटॉक्सिफाई कर दिया, है ना। जब डिटॉक्सिफाई कर दिया तो फिर क्या होगा, वहां पे उनका इफेक्ट नहीं दिखेगा और कंटिन्यूअसली फोटोसिंथेसिस होती रहेगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अनकपलिंग और इनहिबिटरी अनकपलिंग के बारे में।
देखो, अनकपलिंग का मतलब क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एटीपी फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है ना। जितने भी अनकपलिंग हर्बिसाइड होते हैं ये एटीपी फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं, और जितने भी इनहिबिटरी अनकपलिंग हर्बिसाइड होते हैं ये एटीपी फॉर्मेशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन फ्लो को भी इनहिबिट करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो को भी इनहिबिट करते हैं। मैं आपकी वॉइस ब्रेक हो गई, वापस बताना। देखो, जितने भी अनकपलिंग हर्बिसाइड होते हैं ना ये एटीपी फॉर्मेशन को सिर्फ और सिर्फ एटीपी फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है ना। लेकिन इनमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है वो कंटिन्यू रहता है ना। ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट को प्रिवेंट नहीं करते हैं। इनमें समहाउ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से एटीपी फॉर्मेशन नहीं होता है। और जो इनहिबिटरी अनकपलिंग होते हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी नहीं होने देते और एटीपी फॉर्मेशन भी नहीं होने देते, ये दोनों ही नहीं होने देते। इन्हें हम इनहिबिटरी अनकपलिंग कहते हैं, ठीक है। ओके मैम। समझ में आया? यस मैम। क्या आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई? कुछ फ्रूटफुल लगा क्लास आना? यस मैम। यस